बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में हाल ही में जो सीट्स आई हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। तो इस वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की पोस्ट को विन करने के लिए, इस पोस्ट पे आने के लिए वो कौन सी बातें हैं जिनको अगर कोई कैंडिडेट मद्देनज़र रखे तो वो आसानी के साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की पोस्ट पे आ सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, इसमें सिलेबस क्या है, यानी कितने पेपर्स होंगे और उन पेपर्स को हमने किस तरह से तैयार करना है और लेके चलना है। उसके बाद हम देखेंगे कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पावर्स क्या होती हैं, यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनने के बाद क्या पावर्स का इस्तेमाल असिस्टेंट रजिस्ट्रार कर सकता है। सबसे पहली बात, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये था कि ये सीट्स अलग अलग आती थी, मेल के लिए अलग आती थी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की और फीमेल के लिए अलग आती थी। लेकिन इस ऐड में उन्होंने मेल और फीमेल दोनों के लिए ही ये अपॉर्चुनिटी दी है कि दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मेल के लिए जो एज रखी गई है वो 21 से 33 इयर्स है, यानी 33 इयर्स तक मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और इसमें जनरल रिलैक्सेशन शामिल है। इसी तरह जो फ़ीमेल के लिए एज रखी गई है वो 21 से 36 इयर्स रखी गई है और इसमें 8 साल जनरल रिलैक्सेशन शामिल है, यानी 5 साल तो हर कैंडिडेट के लिए जो जनरल रिलैक्सेशन शामिल है और 3 ईयर जो वमेन एम्पावरमेंट एक्ट था उसके तहत जो वमेन को एज रिलैक्सेशन दी गई है। जहाँ तक क्वालिफ़िकेशन का ताल्लुक है तो इसकी ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन है, यानी ग्रेजुएट कैंडिडेट जो है विद इन एज लिमिट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये कितनी सीट्स हैं। तो मौजूदा जो ऐड आया है उसमें 17 पोस्ट्स हैं, जिनमें से एक सीट रिज़र्व है माइनॉरिटी कोटा के लिए और 16 सीटें ओपन मेरिट में हैं, यानी उसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रेगुलर पोस्टें होती हैं, यानी रेगुलर पहले दिन से रेगुलर होती है और इसके लिए जिस तरह मैंने क्वालिफ़िकेशन आपको पहले बताई है कि बैचलर डिग्री यानी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है और जो 16 इयर्स एजुकेशन वाले यानी जिन्होंने बीएस किया हुआ है वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। सेकंड डिवीज़न कंप्यूटर लिटरेट लिखा हुआ है, यानी कंप्यूटर लिटरेट से मुराद वो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है। ये भी पहली दफ़ा डाला गया, इससे पहले ये नहीं था। एमएस ऑफिस वगैरह उनका कैंडिडेट को पता होना चाहिए। अब इसमें जो सिलेबस रखा गया है यानी वो पेपर्स रखे गए हैं उन पे भी हम बात करेंगे। वो 4 पेपर्स हैं और इसमें ये क्लियर कट बताया गया है इम्पॉर्टेंट नोट के अंदर कि अगर कोई कैंडिडेट 40% मार्क्स हर सब्जेक्ट में लेगा तो वो पास तस्वुर किया जाएगा और ओवरऑल उसके 400 में से अगर 200 मार्क्स होंगे तो वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और फिर 200 मार्क्स का वाइवा वो से और इंटरव्यू होगा। तो फिर फाइनल मेरिट बन जाएगा। जो 17 लोग होंगे जिनमें एक माइनॉरिटी की सीट है और 16 जो ओपन मेरिट में हैं वो उनका मेरिट बन जाएगा और वो जो टॉपर्स होंगे 16 ओपन मेरिट के ऊपर, वेदर वो मेल होते हैं या वो फीमेल होते हैं, वो उनके ऊपर लगा दिए जाएंगे। पेपर्स की हम बात करते हैं तो इसमें जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि 4 पेपर्स हैं। पहला पेपर है इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन का, दूसरा पेपर है उर्दू एसे एंड कंपोजिशन का, तीसरा पेपर है पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर लिटरेसी है। ये MCQs पेपर है, ये 100 मार्क्स का होगा, यानी जनरल नॉलेज का ये पेपर होगा और ऊपर जितने भी सेक्शंस बताए हुए हैं इनमें इक्वल नंबर्स का पेपर आएगा। पहले हालांकि ऐसा नहीं होता था जीके के अंदर, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ये स्पेसिफिक कर दिया हुआ है कि जितना नंबर का पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर है उतना इस्लामिक स्टडीज़ का होगा, उतना ही जीके का होगा, उतना ही कंप्यूटर लिटरेसी का होगा, यानी ये इक्वल मार्क्स का पेपर होगा 100 मार्क्स का। उसके बाद जो अगला पेपर है यानी लास्ट पेपर है वो है जॉब रेलेवेंट पेपर, हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टुडे तक। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि ये कौन सा है।
अब हम बात करते हैं कि ये पेपर्स में से हमें कौन कौन सा पेपर किस तरह से ये आना है। तो किस तरह से ये पेपर आना है उस पर हम बात करेंगे। पहले इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश का पेपर किस तरह से आएगा। इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का होगा, जिसमें 50 नंबर का कैंडिडेट को ऐसे लिखना होगा और बाकी जो 50 नंबर होंगे वो इंग्लिश ग्रामर के होंगे। तो ग्रामर के अंदर क्या पूछा जा सकता है? इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब हैं, उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन लिखवाई जा सकती है, कैंडिडेट से लेटर लिखवाया जा सकता है। इसके बाद कॉम्प्रीहेंशन होगी इसके अंदर, और जो है ना करेक्शन भी हो सकती है। तो ग्रामर के अंदर वो जो बेसिक हमारी ग्रामर की चीज़ें हैं उनको पूछा जाएगा। इसके बाद जो उर्दू वाला पेपर है वो भी सब्जेक्टिव होगा और इंग्लिश का पेपर भी सब्जेक्टिव होगा। उसमें भी तकरीबन 5 सवाल पूछे जाएंगे। अंग्रेज़ी के पेपर में भी तकरीबन 5 सवाल पूछे जाएंगे, 4 भी हो सकते हैं। पहला सवाल तो ऐसे का होगा। इसी तरह उर्दू में भी पहला सवाल जो है वो मज़मून का होगा, जिसमें 4 या 5 टॉपिक्स दिए होंगे, उनमें से किसी एक के ऊपर मज़मून लिखना होगा। उसके बाद 50 नंबर जो हैं वो ग्रामर के होंगे, जिसमें जुमले हो सकते हैं, गलत दुरुस्त फ़िक्रात हो सकते हैं, तफ़हीम इबारत हो सकती है जिसको हम तलख़ीस कहते हैं, ख़त या दरख्वास्त या अर्ज़ी लिखवाई जा सकती है आपसे। तो ये जो बेसिक ग्रामर है उर्दू की, उनके ऊपर 50 नंबरों का पेपर होगा। तीसरा हमारा पेपर होगा वो जीके का भी हो सकता है, वो हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट का भी हो सकता है। तो इसमें आप याद रखें कि 2 पार्ट्स होंगे इसके। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के एक्ट को भी शामिल किया जाएगा। वो 1925 का एक्ट हो सकता है और जो उसके बाद वाले एक्ट हैं उनमें से भी पेपर लिया जा सकता है। और इनके जो एक्ट है या कोऑपरेटिव्स की मूवमेंट है, इस पे पंजाब गवर्नमेंट की जो साइट है उसके ऊपर भी डाटा पड़ा हुआ है। तो पीडीएफ में जाके आप सर्च कर सकते हैं, आपको पूरा एक कोऑपरेटिव्स का एक्ट मिल जाएगा और पूरी हिस्ट्री भी मिल जाएगी, या मार्केट से आपको किताब भी मिल सकती है कोऑपरेटिव मूवमेंट के ऊपर। इस तरह जो जीके का पेपर है आपका वो भी 100 मार्क्स का होगा, एमसीक्यूज़ टाइप पेपर होगा। और ये आप जानते हैं जो जो एस्पिरेंट है उनको मैं ये बताता चलूँ कि जो जीके का पेपर है इसको किस तरह से क्रैक करना है, ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है उसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि ऐड में भी लिखा हुआ है कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपको 0.25 मार्क्स की डिडक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो जब भी आप पेपर को अटैम्प्ट करें तो बड़े ध्यान से उसको अटैम्प्ट करें। इसके बाद हम बात करेंगे अगले सेगमेंट के ऊपर कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार को किस तरह की जॉब ड्यूटीज़ मिलती हैं। तो ये बड़ा बाइख्तियार होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कोऑपरेटिव मूवमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इतनी फ़ाल नहीं है। इस वजह से इनकी जो पावर्स है वो उस तरह से एप्लीकेबल नहीं होती जिस तरह से किसी मुल्क में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत अच्छे से फ़ाल हों तो उसमें एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का अपनी पावर्स को इस्तेमाल करता है। लेकिन ये एक बाइख्तियार कलेक्टर होता है, ये अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तियार का हामिल होता है। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ये मुदर्जा झैल जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करता है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो कोऑपरेटिव कोर्ट बने होते हैं उसमें रजिस्ट्रार के तौर पे काम करता है, यानी जो डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर उनको हल करने के लिए ये कोर्ट के अंदर मैटर्स आते हैं, तो वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की कोर्ट के अंदर पहले आते हैं। उसके बाद इशुएंस करता है ये ऑर्डर्स को ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। आप याद रखें कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है तो वो रजिस्ट्रार ही तस्वुर किया जाता है और उसके ऊपर उसके पास रजिस्ट्रार की पावर्स ही होती हैं। उसके बाद वो क्वासी जुडिशल मजिस्ट्रेट के तौर पे भी काम करता है, यानी कि वो एक मजिस्ट्रेट का दर्जा रखता है अपनी अदालत में। जिस तरह हम सिविल कोर्ट्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, तो इस तरह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है वो एक मजिस्ट्रेट के इख्तियारात रखता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर। उसके बाद जितनी भी ऑफिशियल कॉरेस्पोंडेंस होती है कोऑपरेटिव कोर्ट के अंदर या जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की ज्यूरिसडिक्शन होती है उसके अंदर जितने भी मामलात होते हैं वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार उनको हल करता है और फिर वो अपनी जो फर्दर ऑफिसर्स हैं उनको पहुंचा देता है। जितने उसके इख्तियार होते हैं उसके मुताबिक वो काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की प्रमोशन किस तरह से होती है, यानी एक बंदा अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार लग जाता है तो उसके बाद उसकी क्या प्रमोशन हो सकती है। तो जिस तरह कि हमें पता है कि ये जो जॉब है ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार की ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर है, तो पहली जो पोस्टिंग होती है BS-17 स्केल में वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तौर पे होती है। इसको AR कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी कहते हैं या ARCS भी कहते हैं। इसके बाद 5 साल के अंदर वो बंदा जो है
वो सर्कल रजिस्ट्रार के तौर पे काम करता है। और जब सर्कल रजिस्ट्रार हो जाता है तो डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए उसको प्रमोट किया जाता है और उसके लिए उसकी कम अज़ कम सर्विस जो है वो 5 साल होनी चाहिए। 5 साल की अगर सर्विस है तो वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ओहदे के ऊपर यानी 18 स्केल के ऊपर वो प्रमोट हो सकता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 5 साल में BS 18 में चला जाएगा, वो अपनी सीनियरिटी के ऊपर ही आगे जाएगा। लेकिन मिनिमम जो सर्विस है 17 स्केल के अंदर वो 5 साल होनी चाहिए, देन वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए प्रमोशन ले सकता है। इसके बाद अगर उसकी सर्विस 18 स्केल के अंदर होती है तो वो एलिजिबल हो जाता है जॉइंट रजिस्ट्रार के लिए ग्रेड 19 के लिए, और उसकी सर्विस कम अज़ कम 12 साल होनी चाहिए BS 17 या उससे अबव रैंक के अंदर। यानी जॉइंट रजिस्ट्रार बनने के लिए डेप्यूटी रजिस्ट्रार की जो टोटल सर्विस है वो मिनिमम जो है वो 12 साल होनी चाहिए, तब वो जॉइंट रजिस्ट्रार यानी 19 स्केल के ओहदे के ऊपर प्रमोट हो जाएगा। यहाँ पर ये बात याद रखें कि ये मिनिमम सर्विस है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा 12 साल के बाद, जिस तरह CSS का एक ख़ास क्राइटेरिया मुख्तलिफ ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के अंदर होता है कि वो प्रमोट हो जाते हैं, तो ऐसा कोई यहाँ पर सीन नहीं होगा। लेकिन एक जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है अगर वो अर्ली एज में लग जाता है तो ईज़िली वो बंदा 19 स्केल तक प्रमोट हो सकता है। तो ये बड़ी अच्छी पोस्ट है, प्रमोशन भी है इसके अंदर, और काम के हवाले से भी बड़ा एक कंजीनियल इन्वायरमेंट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ऊपर कि वो बड़े आराम के साथ काम करता है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और स्केल के लिहाज से भी अच्छी है, जॉब डिस्क्रिप्शन भी अच्छा है। लेकिन अगर सोसाइटीज़ पाकिस्तान में फ़ाल हो जाती हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हों, वो एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ हों, या कोई सी भी सोसाइटीज़ जो रजिस्टर्ड हो जाती है, तो फिर जिस तरह आपने सुना होगा PCSIR सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी है, इस तरह लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, जिस तरह मॉडल टाउन सोसाइटी बनी हुई है, और भी कई सोसाइटीज़ होंगी, कराची के अंदर भी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं, इस्लामाबाद में भी हैं सोसाइटीज़, पिंडी में भी बनी हुई हैं सोसाइटीज़। तो वहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के असिस्टेंट रजिस्ट्रार का काम है वो बड़ा एक वाइटल रोल रखता है वहाँ पर। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए ज़रूरी थी। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जिस तरह GK को किस तरह से क्रैक करना है, तो वो भी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।